नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए उषा राजे सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी वो कौन थी। उषा राजे सक्सेना सृजनात्मक प्रतिभा संपन्न एक ऐसी लेखिका हैं जिनके साहित्य में अपने देश, सभ्यता, संस्कृति तथा भाषा के प्रति गहरे और सच्चे राग के साथ प्रवासी जीवन के व्यापक अनुभवों और गहन सोच का मंथन मिलता है। वो लगभग 3 दशक से इंग्लैंड में प्रवासी भारतीय के रूप में जीवन यापन कर रही हैं। तो शुरू करते हैं कहानी वो कौन थी। स्ट्रेथम पार्क का वो हिस्सा जिसे रुकरी कहते हैं मुझे शुरू से बेहद पसंद था। रुकरी एक वक्त में किसी रोमांटिक अंग्रेज लॉर्ड ने अपनी प्रेयसी बीवी को तोहफे में दिया था, जो एक बहुत खूबसूरत बगीचा है जिसमें बहुत कलात्मक ढंग से हर मौसम में फ़र्क किस्म के फूल खिलाए जाते हैं। चारों तरफ फैली हरियाली, खूबसूरत लॉन, ऊंचे लंबे दरख्त, बीच बीच में लगे फव्वारे, जगह जगह कल कल करते बहते नाले, सर्प सी बलखाती घुमावदार पगडंडियाँ, कटावदार सीढ़ियाँ, लताओं और द्रुमों से ढके आँख मिचौली खेलते भूल भुलैया से अर्ध गोलाकार गलियारे और रास्ते, और उनके बीच लाल और गुलाबी फूलों से ढके ऑर्चेज, साथ में बेहद मनमोहक गोल आयताकार चौरस और त्रिकोण क्यारियों में कलात्मक ढंग से उगाए गए मनमोहक फूलों के गलीचे मन को ऐसा लुभाते हैं कि वहीं रम जाने को जी चाहता है। अब ये पब्लिक पार्क है, कोई भी वहाँ जाकर प्रकृति के साहचर्य में सारा दिन गुजार सकता है। मैं अक्सर रुकरी की उस बेंच पर बैठा करती हूँ जो अजेलिया और फोरसाइथिया की झाड़ियों के बीच बड़े ही कलात्मक ढंग से छुपा कर रखा गया है, जो मेरे जैसे ही एकांत प्रिय लोगों के सुविधा के लिए रखी गई होगी। यूं ये जगह बेहद खामोश और महफूज है। काफ़ी लोगों को तो पार्क के इस हिस्से के बारे में पता भी नहीं है। बात ये थी कि इधर कुछ दिनों से मैं बेहद बेचैन थी, और इस बेचैनी का मतलब जाहिर था कि मेरे अंदर कुछ पक रहा है, और कलम उसे कलमबंद करने को बेजार थी। खैर, वहाँ बैठी मैं इस सोच में थी कि अपने ख्यालों को शायरी का अंदाज दूं या कहानी का, कि एक अजब सी मगर बेहद लुभावनी खुशबू मेरे नथनों में समा गई, और मैंने देखा एक खुशगवार औरत जिसके वजूद में कशिश थी, हल्के कदमों से चलती हुई आकर मेरे सामने पड़े हुए कटे दरख्त के तने पर बैठ गई। मेरी नज़र उसकी नज़रों से टकराई। वो हौले से मुस्कुराई। मैं उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाने ही जा रही थी कि मेरी नज़र उसके रंगों के चुनाव और कपड़े पहनने के सलीके पर गई, जो कि बेहद दिलकश था। उसके बाल कटे हुए थे, उसकी नाजुक उंगलियों के नाखून रंगे हुए थे, जो उसके वजूद को और भी खुशगवार बना रहे थे। वो अपनी उंगलियों से खेल रही थी। अचानक उसकी उंगलियां आपस में उलझ गईं और वो मेरी तरफ मुखातिब होकर मुस्कुराई, फिर बोली, आप अदीब हैं ना? अफसाने लिखती हैं और शायरी भी करती हैं। मुझे कुछ हैरत सी हुई। फिर मैंने सोचा शायद मेरे अफसाने उसने रिसालों में पढ़े हों या मेरी तस्वीर किसी अखबार में देखी हो। फिर भी अपने हम शहर गोरों की तरह चेहरे पर एक अंग्रेज़ी मुस्कुराहट फैलाते हुए मैंने कहा, आपने कैसे पहचाना कि मैं अफसाना निगार हूँ? उसने जरा शौक अंदाज में कहा, वैसे ही जैसे आप अपने अफसानों के मौजू को कहीं भी पहचान लेती हैं, फिर उसको लफ्ज़ों का जामा पहनाकर दुनिया के सामने रख देती हैं। मुझे उसके बात करने का ढंग न सिर्फ अच्छा ही लगा बल्कि खासा दिलचस्प भी लगा। यूं मुझे अजनबी लोगों से बात करने में कम ही मज़ा आता है। सच कहूँ तो कई बार मैं नए लोगों से मिलने में इस कदर कतराती हूँ कि जी चाहता है किसी कंदरा में चली जाऊँ। यही वजह है कि मुझे पार्क का ये हिस्सा, जो बेहद खामोश है, सुनसान है, बेहद अच्छा लगता है। एक बात और है, मुझे अकेले और अकेलेपन से कोई डर नहीं लगता। मेरे अफसानों के मौजू और शायरी के तस्वुर हमेशा अकेले में ही आते हैं, जो मेरी ज़िंदगी को खुशगवार और दिलचस्प बनाए रखते हैं। खैर, उसके बात करने का अंदाज़ मुझे इस कदर भाया कि मेरा दिल करने लगा कि वो बोलती जाए और मैं सुनती जाऊं।
शायद उसने मेरे ख्यालों को पढ़ लिया और वो कुछ शायराना अंदाज में बोली, मैं अक्सर आपको यहाँ तन्हाई में बैठे देखती हूँ और आपके जहन में आते ख्यालों को पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मैं जरा हैरत में आ गई। मैंने तो उसे कभी नहीं देखा था, फिर भी मैंने उसी के अंदाज में उसे छेड़ते हुए कहा, ये तो सरासर ज्यादती है। एक तो आप बिला इजाज़त मेरे बेहद अजीज और दिली ख्यालों को पढ़ने की कोशिश करती हैं और फिर मुझे अंदाज भी नहीं होने देती हैं। उसकी खूबसूरत गर्दन जरा हिली, उसकी आंखें और होंठ जरा मुस्कुराए, फिर जैसे मुझे दावत सी दे रही हो, बेहद दिलचस्प अंदाज में बोली, उसी का मुआवजा तो देने आई हूँ। आपको एक अजीबो गरीब मगर बेहद सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो खुद मुझ पर से गुजरी है। उसकी आवाज़ की कशिश ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया और मैंने दावत कबूल कर ली। वो इत्मीनान से पेड़ के तने पर बैठ गई और कहने लगी, एक 12 साला लड़की जिसकी आंखों में सपने भरे हैं, आरगंडी की बूटे वाली सफ़ेद फिराक पहने अपनी बड़ी बहन के साथ किसी जलसे में सबसे आगे की कुर्सी पर बैठी है। मंच पर कई लोग बैठे हैं। उनमें बैठा एक शख्स जिसकी आंखें बेहद गहरी हैं, जिसने सफ़ेद लिबास पहन रखा है, उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो एक गीत गाता है, आज नहीं प्रिय कल। लड़की को लगता है कि वो गीत शायर सिर्फ उसके लिए ही गा रहा है। वो विभोर हो उठती है। उसे शायर की आवाज़ बेहद दिलकश और वज़नदार लगती है। उसकी अदाएं उसके जहन में उतरती जाती हैं। उसे लगता है अचानक उसके अंदर एक नए कायनात का जन्म हुआ है। जलसा ख़त्म हो जाता है और वो अभी भी कुर्सी पर बैठी है। उसकी बहन उसे हाथ पकड़कर उठाती है। शायर जो ऊंचे कद का है उसकी बड़ी बहन से बातें करता है। अचानक उसने उसकी मौजूदगी का एहसास किया और उसके रुखसार को छूते हुए बोला, बड़ी प्यारी बच्ची है, और थोड़ा सा झुककर उसकी ओर मुखातिब होकर पूछता है, आपको हमारी गज़ल पसंद आई? उस 12 साला लड़की के अंदर कुछ होता है। उसका तन बदन झंझना उठता है। वो शर्मा कर अपनी बहन के दुपट्टे को जोर से खींचती है। एक खुशबू, अजब सी खुशबू उसके जहन को सराबोर कर उसमें समा जाती है। लड़की की सपनीली आंखें और सपनीली हो जाती हैं। शायर, शायरी, तसव्वुर, ख्याल, ख्वाब उस लड़की की ज़िंदगी के तमाम पहलू बन जाते हैं। वक्त वक्त पर उसके जहन में ढेरों सवाल उठते हैं। ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार उन्हें हवा में उछाल देती है। उधर जल्दी ही बड़ी बहन का ब्याह हो जाता है और वो अपने शौहर के साथ चली जाती है। फिर वो अकेली रह जाती है। स्कूल, पढ़ाई, खेल कूद में ज़िंदगी भागती जाती है। उस दिन जब बड़ी आपा घर आईं तो बोली, अब्बू आपके ब्याह की बातें कर रहे हैं, कोई हो तो बता दो। अब वो क्या बताए, उसे आज तक कोई पसंद ना आया। फिर उसने सोचा, कोई पसंद तो है, पर है कौन, कहाँ है, क्या नाम है उसका, वो खुशबू, वो छुअन, वो तन बदन में उठती झंझनाहट। नहीं नहीं, उसे शादी नहीं करनी है। शायद एक दिन वो उसे मिल जाएगा। उसे इंतज़ार करना है, उस खुशबू का, उस छुअन का, उस झंझनाहट का, उस सपने का। और उसने बड़ी आपा से कहा उसे शादी नहीं करनी है, वो और पढ़ना चाहती है। अब्बू ने थोड़ी नाराज़गी के बाद उसकी बात मान ली और वो कॉलेज में दाखिल हो गई। और फिर वो उसे उन तमाम चेहरों में ढूंढती रही जो उसके आसपास थे। वो नहीं मिला। वो खुशबू नहीं मिली, वो गीत नहीं मिला। उन तमाम लोगों की कोशिशें बेकार गईं जो उसके आसपास थे। कोई उसे लुभा ना सका या कोई उसे पसंद नहीं आया। एक दिन तंग आकर अब्बू ने उसका ब्याह अपनी पसंद के एक खूबसूरत और नेक दिल नौजवान से कर दिया, जिसका विलायत में मकानों के खरीद फरोख्त का कारोबार था। उसके खाविंद ने उसे पहली नज़र में पसंद कर लिया और उसकी नेक नियति, मासूमियत और पाकीज़गी पर फिदा हो गया। जल्द ही वो अपने खाविंद के साथ विलायत आ गई। नया मुल्क, नए तौर तरीके, बिल्कुल नई दुनिया। खुद को संभालने में उसे काफ़ी वक्त लगा। साथ ही उसे अपना तमाम फ़राइज़ का इल्म भी था। एक दिन उसने एक खासे वक्त में अपने खाविंद से पूछा, क्या आप वही शख्स हैं जिसका मुझे इंतज़ार था? उसका खाविंद उसकी मासूमियत पर निसार होता हुआ बोला, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
ख्वाब ख्वाब होते हैं और हकीकत हकीकत होती है। आप नाजुक ख्यालों की मलिका हैं, शायराना दिल रखती हैं और मैं उसकी कदर करता हूँ। उसने खुदा से दुआ की अपने नेक और कदरदान खाविंद के लिए। यूं जिंदगी चलती रही, दिन और साल निकलते रहे। इस बीच उसके 2 खूबसूरत बच्चे हुए। वो बच्चों की परवरिश में मसरूफ़ हो गई, पर उसके ख्वाब, उसके तसव्वुर उसकी आंखों में जमा रहे। वो खुशबू, वो आवाज़ उसके जहन में जब तब बांसुरी बजाती रही। उसका इंतज़ार कभी ना ख़त्म हुआ। इसी तरह एक लंबा अरसा गुजर गया। उसके बच्चों की शादियां हो गईं और वो अपने जोड़ों के साथ अपने अपने घोंसलों में रहने चले गए। उसके बालों में कहीं कहीं चांदी के रेशे भी झिलमिलाने लगे थे। फिर एक दिन वो अपने शौहर के साथ जलसे में गई। वो सबसे आगे कुर्सी पर अपने खाविंद के साथ सफ़ेद बूटे वाली साड़ी पहने बैठी है। मंच पर बहुत से शायर बैठे हैं। वो गज़ल सुन रही है, गीत सुन रही है। पर वो जिसने सफ़ेद लिबास पहन रखा है, जिसके सर पर ढेरों चील से सफ़ेद बाल हैं, जिसकी आंखें बेहद गहरी हैं, जिसकी आवाज़ बेहद दिलकश और वज़नदार है, वो कोई गीत गाता है। वो अंदाज़, वो अदा उसके जहन में उतरती है और वो ख्यालों में खो जाती है। मुशायरा ख़त्म हो जाता है। उसका खाविंद उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चलिए आपका तारुफ आपके शाने महफिल से कराते हैं। वो बादलों पर चलती हुई वहाँ तक पहुँचती है। शायर के बदन से खुशबू सी उठती है और उसकी सांसों में समा जाती है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। कभी उसे लगता है कि उसका कुछ खो गया है, कभी उसे लगता है कि उसे कुछ मिल गया है। अजीब कश्मकश है। उसे कुछ बेचैनी सी होने लगती है। वो कुछ पकड़ना चाहती है मगर पकड़ नहीं पा रही है। वो शायर को आदाब करती है। शायर उसे कबूल करता है और कहता है, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी नज़्म पसंद आई। फिर वो कंधे थपथपा देता है। वो छूना उसके अंदर कहीं गहरे छू लेता है। उसका तन बदन झंझना उठता है। अचानक उसके अंदर एक 12 साला लड़की आरगंडी के फूलों वाली झालरदार फिराक पहने नज़रें झुकाए खड़ी हो जाती है। वो अपने खाविंद के कोट का कोना पकड़कर खींचती है। उसका शौहर उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर तसल्ली देता है। वो बादलों पर सवार घर पहुंचती है और अपने शौहर से लिपट जाती है। उसका शौहर उसके प्यार में डूब जाता है। औरत को लगता है कि उसके जिस्म के अंदर कहीं गहरे में कोई मरसिया गाता रहा है और आज वो फूट फूट कर बह निकलेगा। वो खुद को बटा बटा महसूस करती है, मगर उसे हर वक्त एक ख्याल रहता है कि शौहर इस दुनिया का खुदा होता है और वो अपने शौहर की छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना जिस्म और जान लगा देती है। इधर उसे अपने जज्बातों पर कोई काबू नहीं रहता है और वो एक खत शायर के नाम हवाई डाक से भेज देती है, जिसके जवाब का इंतज़ार उसे हर रोज़ होता है। उसकी ज़हनी हालत दिन पे दिन नाजुक होती जाती है और वो दिन रात तस्बीह के दानों में उसका नाम फेरती है। उसकी ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं जाता जिसमें उसका तसव्वुर ना होता हो। वो खुदा से दुआ करती है, अल्लाह उसे सब्र दे, उसे राह दिखाए। कुछ ही दिनों बाद मुल्क से उसकी आपा का खत आता है कि उसके बेटे की शादी तय हो गई है। शादी में उसका शिरकत करना बेहद ज़रूरी है। उसका खाविंद उसे मुल्क ले जाता है। शादी की गहमा गहमी ख़त्म होने के बाद वो अपने तमाम अजीज़ रिश्तेदारों से मिलती है। फिर महज इत्तेफाकन एक दिन वो अपने आप को उस कदीमी शायर के रूबरू खड़ा पाती है। वो उसका इस्तकबाल करता है। उसके सारे बदन में बिजली सी मचल जाती है। उसका खुद पर से इख्तियार ख़त्म सा होने लगता है, मगर वो खुद को संभालती हुई धीमे सुर में कहती है, अल्लाह, मैंने ज़िंदगी भर आपका इंतज़ार किया। आपके ख़त का मुझे हर रोज़ इंतज़ार रहता है। आपसे फ़कत एक गुजारिश है, खुदा के लिए आखिरी सफ़र पर मुझे आवाज़ दीजिएगा। शायर जो खामोश खड़ा था, उसकी उंगलियों का बोसा लेते हुए बोला कि आगे से उसे खत का जवाब देगा। उसने अपने शौहर को बताया कि पिछले दिनों उसकी मुलाकात उस कदीमी शायर से हुई थी। उसके शौहर ने कहा, आपको उनका शागिर्द बनकर उनसे अपनी नज़मों की इस्लाह करानी चाहिए। वो एक नफीस इंसान और आला दर्जे के शायर हैं। उसने कहा, अल्लाह, मैंने कोशिश तो करी है। और उसकी आंखों में एक बूंद आंसू छलक पड़ता है। उसके खाविंद ने प्यार से कहा,
हिम्मत मर्दा मददे खुदा, और उसे कंधे प्यार से थपथपा देता है। छुट्टियां मनाकर कुछ ही दिनों बाद दोनों वापस घर लौट आते हैं। कहते कहते वो उठ खड़ी हुई और जल्दी से कहा, अल्लाह, देर हो गई, मुझे चलना चाहिए, मेरा इंतज़ार हो रहा है। अभी मैं कुछ पूछना चाह रही थी और इसके पहले कि मैं उसे रोकती, वो छोटे मगर तेज कदम रखती हुई उस दरख्त की ओर बढ़ गई जिसके नीचे ऊंचे कद का, चील से सफ़ेद बालों वाला एक खुशगवार शख्स खड़ा था। जल्दी उस शख्स ने उसके कंधों को अपने दाहिने हाथ के घेरों में ले लिया और पल भर में दोनों मेरी आंखों से ओझल हो गए। काफ़ी देर तक मैं वहाँ बैठी उस अद्भुत जोड़े के बारे में सोचती रही। उस सारी रात मैं सो नहीं पाई। रात भर उस दिलकश औरत, उस ऊंचे कद वाले खुशगवार शख्स जिसके बाल चील की तरह सफ़ेद थे, मेरे सपनों में आते रहे। वो अधूरी कहानी मुझे बेचैन करती रही। सुबह उठते ही मेरा इरादा पार्क में डेरा डालने का था, इस उम्मीद में कि शायद वो आ ही जाए और कहानी पूरी होने के साथ साथ मैं उसकी दिलचस्प शख्सियत का लुत्फ़ उठाऊं। अभी मैंने चाय बनाई ही थी और पहली चुस्की पीने के लिए प्याला उठाया ही था कि बाहर दरवाजे की घंटी बजी। तमाम ज़रूरी और गैर ज़रूरी खतों के साथ एक मोटा सा रजिस्टर्ड लिफाफा भी था। कौतूहलवश सबसे पहले मैंने उस मोटे लिफाफे को ही खोला। खोलते ही एक खत मेरी चाय की प्याली में गिरते गिरते बचा। खत किसी अजनबी की बेहद नपी तुली लिखावट में था। उसने मेरी तस्वीर एक आर्टिकल के साथ अखबार में देखी थी, जिससे उसे जानकारी मिली थी कि मैंने लंदन में एशियन वेमेन राइटर्स क्लब की स्थापना की है और मैं उन तमाम एशियाई औरतों को क्लब में आने की दावत देती हूँ जिन्हें साहित्य में रुचि है, ताकि हम औरतें आपस में मिलें और एक दूसरे की ज़रूरतों को जान और पहचान कर अपने लिए एक साहित्यिक माहौल पैदा कर सकें। आगे उसने लिखा था, कुछ दिन पहले उसकी बीवी, जो बेहद नेक और पाक ख्यालात की थी, वो एक हादसे में मौत की गिरफ्त में आकर जन्नत नशी हो गई है। वो इस खत के साथ अपनी बीवी की नज़मों का मसविदा और फ़ोटो भेज रहा है और साथ ही ये गुजारिश करता है कि मैं किसी प्रकाशक से मिलकर इन नज़मों को एक खूबसूरत किताब की शक्ल दे दूँ। वो मेरा बहुत शुक्रगुजार होगा। उसकी खुद की सेहत ठीक नहीं है, वरना ये तकलीफ़ वो मुझे नहीं देता। मैं बेहद अजीब महसूस कर रही थी। जल्दी से मसविदा खोला और जैसे ही मेरी नज़र फ़ोटो पर पड़ी जो मसवदे के साथ रखी थी, मैं सकते में आ गई। मेरा सर चकरा गया और मुझे चक्कर सा आने लगा। ये फ़ोटो तो उस दिलकश औरत की है जो मुझे कल पार्क में अपनी अधूरी कहानी सुना गई थी और जिसके लिए मैं रात भर बेचैन रही। और वो ऊंचे कद का, चील से सफ़ेद बालों वाला शख्स जो उसका इंतज़ार दरख्तों के नीचे कर रहा था, वो कौन था? अभी आप सुन रहे थे उषा राजे सक्सेना जी की लिखी हुई एक बेहद दिलचस्प कहानी, वो कौन थी। कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।